In today's topic, we are going to study an important topic that is known as a phrasal verb. तो आज के इस सेशन में, ठीक है, हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे हम फ्रेजल वर्ब के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट आ फ्रेजल वर्ब इज, कि फ्रेजल वर्ब क्या होती है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स आर, फ्रेजल वर्ब्स के कितने प्रकार होते हैं और किस तरह से फ्रेजल वर्ब पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, अगर हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, स्पेशली टीचर्स की हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ में एनडीए, सीडीएस, डीएसएसबी, केबीएस, ठीक है, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, स्टेनो, सीजीएल, इन सब में इसका एक वाइटल रोल होता है फ्रेजल वर्ब का। तो देखिए, पहले तो मैं आपको बता ही रहा हूं कि व्हाट इज अ फ्रेजल वर्ब, अ वर्ब दैट इज कंबाइंड विद अ प्रेपोजिशन। एक वर्ब जिसको कंबाइंड किया जाता हो किसके साथ, या तो प्रेपोजिशन के साथ या एडवर्ब के साथ, या कभी कभी प्रेपोजिशन और एडवर्ब दोनों के साथ, टू गिव अ न्यू मीनिंग, एक नया अर्थ देने के लिए। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि हम मेन वर्ब के साथ प्रेपोजिशन का यूज कर दें, यदि हम मेन वर्ब के साथ एडवर्ब का यूज कर दें, या हम मेन वर्ब के साथ प्रेपोजिशन साथ में एडवर्ब का यूज कर दें और एक न्यू मीनिंग निकल के आए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा LOO के लुक मीन्स होता है देखना, लुक मीन्स क्या होता है, देखना, और फॉर प्रेपोजिशन होता है के लिए, ठीक है। और ऐसे ही क्या होता है आफ्टर, आफ्टर भी क्या होता है, प्रेपोजिशन, बाद में। पीपुल आर रनिंग आफ्टर मनी, लोग धन के पीछे दौड़ रहे हैं। अब मैं इन दोनों को एक साथ लिख देता हूं, लुक फॉर, तो यहां अर्थ निकला तलाश करना, सर्च फॉर। तो हमने देखा कि मेन वर्ब है लुक, ठीक है, और फॉर क्या है, प्रेपोजिशन। जब हमने इन दोनों को एक साथ लिखा, लुक फॉर, तो अर्थ क्या निकला, तलाश करना। तो यहां पर न तो लुक का अर्थ निकल रहा है, नहीं फॉर का, बल्कि एक न्यू मीनिंग निकल के आता है। तो यही क्या कहलाती है, फ्रेजल वर्ब कहलाती है। अब मैंने लुक मीन्स कहा देखना, और लुक के बाद मैंने आफ्टर लिख दिया, तो देखभाल करना, टेक केयर ऑफ। लुक आफ्टर का मतलब नर्चर, आई वॉज नर्चर्ड बाय माई पेरेंट्स, मेरा लालन पालन या मेरा जो देखभाल की गई वो किसके द्वारा की गई, मेरे माता पिता के द्वारा। तो लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, ध्यान रखना। तो न तो यहां पर लुक का अर्थ निकल रहा, नहीं यहां पर किसका अर्थ निकल पा रहा है, आफ्टर का। तो देखेंगे आप, डेफिनेशन क्या हो गई कि अ वर्ब दैट इज कंबाइंड विद अ प्रेपोजिशन, एक वर्ब जिसको कंबाइंड किया जाता हो प्रेपोजिशन से या एडवर्ब से, या कभी कभी एडवर्ब और प्रेपोजिशन दोनों के द्वारा, टू गिव अ न्यू मीनिंग, एक नया अर्थ देने के लिए, एक नया फ्रेज बनाने के लिए, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फ्रेजल वर्ब। अब मैंने हिंदी में भी लिखवा दिया है आपको, यदि मेन वर्ब के साथ या तो प्रेपोजिशन अथवा एडवर्ब अथवा प्रेपोजिशन प्लस एडवर्ब का प्रयोग करके एक ऐसी वर्ब बनाई जाए, यदि मेन वर्ब के साथ या तो प्रेपोजिशन का प्रयोग करके, या मेन वर्ब के साथ एडवर्ब को कंबाइन करके, या मेन वर्ब के साथ प्रेपोजिशन प्लस एडवर्ब कंबाइन करके एक ऐसी वर्ब बनाई जाए जो कि न तो मेन वर्ब का अर्थ रखती है और न ही प्रेपोजिशन का तथा एडवर्ब का अर्थ रखती है, बल्कि एक ऐसी वर्ब बनती है जो कि बिल्कुल नया अर्थ देती हो, वही क्या कहलाती है, फ्रेजल वर्ब कहलाती है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए आप देख लेंगे, मेन वर्ब, ये मेन वर्ब है, इसके बाद हमने प्रेपोजिशन का यूज किया, एक न्यू वर्ब बन के आई, फ्रेजल वर्ब कहलाई। जैसे लुक मीन्स क्या होता है, देखना, और फॉर मीन्स क्या होता है, के लिए, प्रेपोजिशन हो गया। अब मैंने लुक फॉर यानी मेन वर्ब के साथ प्रेपोजिशन का यूज कर दिया, लुक फॉर, तो एक नया अर्थ निकल के आया, तलाश करना। क्या हो गया, तलाश करना। तो यही क्या हो गई, फ्रेजल वर्ब हो गई, ठीक है। अब इस लुक फॉर को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, हंट फॉर, तलाश करना। और भी वर्ड है, सर्च फॉर, तलाश करना,
ठीक है, तो मैंने कहा कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, मैं एक जॉब को की तलाश कर रहा हूँ। ठीक है, एज अ टाइपिस्ट, मैं एक टाइपिस्ट के रूप में एक नौकरी की तलाश कर रहा हूँ, जॉब की तलाश कर रहा हूँ। और देखेंगे हम पुल। पुल मीन्स क्या होता है? खींचना। पुल मीन्स क्या होता है? खींचना। और डाउन मीन्स क्या होता है? नीचे। अब पुल तो होती है मेन वर्ब, इसका मतलब खींचना होता है, और डाउन मीन्स क्या होता है? नीचे। अब मैंने इन दोनों को एक साथ लिख दिया, तो पुल डाउन का मतलब क्या होता है? गिराना, ढहाना, बुलडोज करना, यानी कोई डिमोलिश करना। कोई पुरानी बिल्डिंग है, आपने उसको डिमोलिश कर दिया, गिरा दिया, कोलैप्स कर दिया, बुलडोज कर दिया। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? फ्रेजल वर्ब होती है। तो मैंने कहा कि वी आर गोइंग टू पुल डाउन, यानी हम पुल डाउन करने वाले हैं। पुल डाउन का मतलब ढहाने वाले हैं, गिराने वाले हैं, डिमोलिश करने वाले हैं। दिस डिलैपिडेटेड बिल्डिंग, हम इस जर्जर इमारत को, डिलैपिडेटेड का मतलब होता है ओल्ड, रैमसेकल, वॉर्न आउट। डिलैपिडेटेड का मतलब क्या होता है? वॉर्न आउट, पुरानी, जर्जर जिसको हम क्या बोलते हैं? रैमसेकल। रैमसेकल बोलते हैं या ओल्ड, जो जर्जर है, जो बिल्कुल गिरने को है, जिसको हम टम्बल्ड डाउन बोलते हैं, TUMBLE, टम्बल्ड डाउन, जर्जर, पुरानी। तो मैंने कहा वी आर गोइंग टू पुल डाउन दिस डिलैपिडेटेड बिल्डिंग, हम इस जर्जर इमारत को गिराने वाले हैं, ढहाने वाले हैं। देखिए, अगर आपको फ्रेजल वर्ब की नॉलेज नहीं है तो इसका इंग्लिश पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे अब मैंने कहा पुल अप, पुल अप। अब पुल अप का मतलब ये नहीं है कि ऊपर खींचना, पुल मीन्स खींचना, और आप कहे कि तुम मुझे ऊपर क्यों खींच रहे हो, मीनिंगलेस हो जाएगा। पुल अप का मतलब है रेप्रीमांड। रेप्रीमांड, आप किसी को डांट रहे हो, फटकार रहे हो, रिब्यूक्ड कर रहे हो। ठीक है, आप किसी को एडमोनिस्ड कर रहे हो, तो ये पुल अप होती है। अगर किसी को फ्रेजल वर्ब की नॉलेज नहीं है, मैंने कहा कि आई वॉज पुल्ड अप, आई वॉज पुल्ड अप। अब जिसको फ्रेजल वर्ब की नॉलेज नहीं है वो तो ये कहेगा कि मुझे ऊपर खींचा गया। ठीक है, लेकिन यहां पर इसका पुल्ड अप का मतलब ऊपर खींचा हो गया नहीं है। आई वॉज पुल्ड अप यानी मुझे एडमोनिस्ड किया गया, डांट लगाई गई, फटकार लगाई गई, फॉर कमिंग लेट, मुझे देरी से आने के लिए क्या किया गया? पुल्ड अप किया गया, यानी मुझे एक तरह से क्या किया गया? रेप्रीमांडेड किया गया। रेप्रीमांडेड का मतलब डांटना, फटकारना, एडमोनिश का। ठीक है, तो इस तरह से वी आर गोइंग टू पुल डाउन दिस डिलैपिडेटेड बिल्डिंग, तो हम इस जर्जर इमारत को पुल डाउन करने वाले हैं, यानी ढहाने वाले हैं, गिराने वाले हैं। नेक्स्ट वन पर देखते हैं कट। कट मीन्स क्या होता है? काटना। और डाउन मीन्स क्या होता है? नीचे। अब मैं यूं नहीं कहूंगा कट डाउन, नीचे काटना। कट डाउन का मतलब कटौती करना। अब कटौती करने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्योंकि इवेंचुअली हमें इंग्लिश को फेस करना है, तो कट डाउन के लिए हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे लाइक, ठीक है, कट डाउन के लिए हमारे पास क्या क्या होगा? रिड्यूस, कम करना, कर्टेल, कम करना, ठीक है, डिक्लाइन, डिक्रीज, घटाना, ठीक है, डिक्लाइन हो गया, डिक्रीज हो गया, वेन, वेन मीन्स घटाना, कम करना। इस पे एक फ्रेज भी बनता है, ऑन द वेन, कोई चीज धीरे धीरे उसका पतन हो रहा है, कम हो रही है, साइज में घटती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रेज भी होता है, ईडियम है, पूछा जाता रहा है। ऑन द वेन, यदि कोई क्षीण होने की स्थिति में, घटने की स्थिति में, ऑन द वेन। तो रिड्यूस होता है, कर्टेल होता है, डिक्लाइन होता है, डिक्रीज, वेन, डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब भी क्या होता है? कम करना। शॉर्टन, शॉर्टन मीन्स भी क्या होता है? कम करना, घटाना। और इसको ही हम क्या बोलते हैं? ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब भी क्या होता है? रिड्यूस। इंग्लिश वर्ड हो गए। मैंने कहा द सेंट्रल गवर्नमेंट,
केंद्र सरकार इज मलिंग, केंद्र सरकार, मलिंग का मतलब थिंकिंग, सोच रही है। टू कट डाउन, कटौती करने की सोच रही है, ठीक है। कट डाउन का मतलब वेन, डिमिनिश, शॉर्टन, डिक्रीज, डिक्लाइन, कर्टेल, रिड्यूस, डिविंडल। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मलिंग, केंद्र सरकार सोच रही है। टू कट डाउन, कटौती करने का, कम करने का। द प्राइसेज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम करने का सोच रही है। तो ये स्पेलिंग गलत है, PETROL। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मलिंग, केंद्र सरकार सोच रही है। टू कट डाउन द प्राइसेज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल इन व्यू ऑफ द इलेक्शन इन वेरियस स्टेट्स। इन व्यू ऑफ का मतलब है ध्यान में रखते हुए, यानी विभिन्न राज्यों में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार डीजल और पेट्रोल की कीमतों को कट डाउन करने की सोच रही है। तो कट डाउन का मतलब नीचे काटना नहीं है, बल्कि क्या करना होता है, कटौती करना। और कटौती करने के लिए हमारे पास काफी सारे इंग्लिश वर्ड है, लाइक रिड्यूस, कर्टेल, डिक्लाइन, डिक्रीज, वेन, डिमिनिश, शॉर्टन, डिविंडल, ठीक है। स्विंडल धोखा देना होता है, डिविंडल रिड्यूस करना होता है। दो वर्ड होते हैं, इनमें मिस्टेक नहीं करनी है आपको। एक स्विंडल होता है, ये तो चीट करना होता है, धोखा देना, चीट, धोखा देना। और ये डिविंडल होता है, तो डिविंडल का मतलब होता है घटाना, इसको हम बोलते हैं कर्टेल या रिड्यूस, ठीक है। नेक्स्ट वन पर हम मूव करते हैं। यदि मेन वर्ब, ये मेन वर्ब है, इसमें एडवर्ब, प्रेपोजिशन बराबर फ्रेजल वर्ब। अब लुक मीन्स होता है देखना, डाउन नीचे वर्ब होती है, ऑन एडवर्ब भी होता है और ऑन प्रेपोजिशन भी होता है। अब मैंने एक साथ लिख दिया लुक डाउन ऑन, नफरत करना, घृणा करना, ठीक है। किसी को मतलब ऐसी दृष्टि से देखना कि वो अपने आप को अपमानित महसूस करे, तो लुक डाउन कहलाता है। तो लुक डाउन के लिए अपने पास क्या वर्ड होता है, हेट होता है, हेट, एबोमिनेट, एबोमिनेट, स्कॉर्न, स्कॉर्न का मतलब भी क्या होता है, नफरत करना, डिसडेन, ठीक है, डेस्पाइज, और भी काफी वर्ड होते हैं, ठीक है। तो सी थिंग्स, वह सोचती है, सी थिंग्स, वह सोचती है, दे लुक डाउन ऑन हर, कि वे उससे नफरत करते हैं। वे क्या सोचती है कि वे उससे नफरत करते हैं, बिकॉज सी डजंट हैव अ जॉब, क्योंकि वह एक नौकरी नहीं रखती है, उसके पास कोई नौकरी नहीं है, तो वो सोचती है कि वे उससे क्या करते हैं, नफरत करते हैं, ठीक है। तो सी थिंग्स, वह सोचती है, दे लुक डाउन ऑन हर, वे उससे नफरत करते हैं, बिकॉज, क्योंकि, सी डजंट हैव अ जॉब, क्योंकि वह एक नौकरी नहीं रखती है। तो मेन वर्ब में अब यहां हमने देखा कि लुक डाउन ऑन, प्रपोजिशन, ये एडवर्ब हो गया, ये प्रपोजिशन हो गया। तो मेन वर्ब के साथ यदि प्रपोजिशन या एडवर्ब का यूज करके हम एक ऐसी वर्ब बनाते जिसमें डिफरेंट मीनिंग निकल के आता है, न मेन वर्ब का अर्थ निकलता है, न प्रपोजिशन का अर्थ निकलता है, और न ही एडवर्ब का अर्थ निकल पाता है, बल्कि एक डिफरेंट मीनिंग होता है, और इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब। तो आज के इस सेशन में हम कुछ महत्वपूर्ण, सम इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ब्रेकआउट, देखिए ब्रेकआउट क्या होता है, किसी भी अनटूवर्ड इंसिडेंट, कोई भी अप्रिय घटना, कोई भी जोखिमपूर्ण स्थिति, डेंजरस सिचुएशन, यानी एक तरह से कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट है। अनटूवर्ड का मतलब आप जानते ही हो, अनप्लीजेंट, दुखद, अनप्लीजेंट, कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट है, अनप्लीजेंट इंसिडेंट है, या कोई जैसे दंगा हो गया, ठीक है, या हिंसा, अचानक से कोई चीज एक तरह से भड़क गई, फ्लेयर अप हो गई, फ्लेयर अप, ठीक है, ट्रिगर्ड हो गई या इरप्ट हो गई। इन सब के लिए हम किसका यूज करते हैं, ब्रेकआउट फ्रेजल वर्ब का, बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। तो मैंने कहा कि टू स्टार्ट सडनली, कोई चीज अचानक से शुरू हो जाए, टू बिगिन सडनली, कोई चीज अचानक से, सडनली या एब्रप्टली, इसको हम क्या बोलते हैं, सडनली को एब्रप्टली, कि कोई चीज अचानक से शुरू हो जाए, ठीक है। तो
अचानक से किसी चीज की शुरुआत होना ही क्या कहलाता है? ब्रेकआउट कहलाता है। टू बिगिन सडनली या टू इरप्ट सडनली, कोई चीज अचानक से विस्फोट हो गई, इरप्ट हो गई, इरप्शन हो गया। अब अप्रिय घटनाएं देखिए, युद्ध का होना, युद्ध कोई अच्छी घटना में नहीं आता है। तो वॉर, यदि कोई युद्ध शुरू हो जाता है तो हमें ब्रेकआउट फ्रेजल वर्ब का यूज करना है। वायोलेंस, कोई भी हिंसा भड़क जाए तब भी हमें ब्रेकआउट का यूज करना है। किसी भी प्रकार की बीमारी फैल जाए, ठीक है, तो भी हमें ब्रेकआउट फ्रेजल वर्ब का यूज करना है। कोई झगड़ा हो जाए तब भी हमें ब्रेकआउट फ्रेजल वर्ब का यूज करना है। आग लग जाए, आग भी एक प्रिय घटना है, तब भी हमें ब्रेकआउट का यूज करना है। फाइट, कोई के बीच में झगड़ा हो जाए तब भी हमें किसका यूज करना है? ब्रेकआउट का। इसका फल मीन्स होता है हाथापाई। अगर कोई के बीच में हाथापाई शुरू हो जाए तब भी हमें ब्रेकआउट का यूज करना है। कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए तब भी हमें, किसी के बीच में बहस हो जाए तब भी। और ब्रॉल मीन्स भी क्या होता है? झगड़ा, कोई के बीच झगड़ा हो गया तब भी हमें ब्रेकआउट फ्रेजल वर्ब का यूज करना है। और यदि कोई रायोट का मतलब वही उपद्रव हो जाए, ठीक है, तब भी हमें ब्रेकआउट फ्रेजल वर्ब का यूज करना है। जैसे मैंने नोट भी डलवा दिया, यदि कोई भी अप्रिय घटना, अनटूवर्ड इंसिडेंट अथवा कोई खतरनाक स्थिति, डेंजरस सिचुएशन अथवा कोई बीमारी का विस्फोट, इरप्शन या आउटब्रेक ऑफ एनी डिजीज अचानक से शुरू हो जाए तो हम ब्रेकआउट फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखो मैंने क्या लिखवाया है कि यदि कोई भी अप्रिय घटना को बोलते हैं अनटूवर्ड इंसिडेंट अथवा कोई खतरनाक स्थिति, डेंजरस सिचुएशन अथवा कोई बीमारी का विस्फोट, इरप्शन या आउटब्रेक ऑफ एनी डिजीज अचानक से शुरू हो जाए तो हम ब्रेकआउट फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि कोई हिंसा, एनी वायलेंस, यदि कोई हिंसा एब्रप्टली अचानक से भड़क जाए, भड़कने को क्या बोलते हैं? फ्लेयर अप, या ट्रिगर्ड हो जाए तो हम ब्रेकआउट फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्रेकआउट फ्रेजल वर्ब का प्रयोग इंग्लिश में निम्नांकित अर्थ निकलते हैं। एक तो निकलता है कि कोई चीज बिगिन, शुरू हो जाना, कमेंस, शुरू हो जाना, स्टार्ट, शुरू होना, सेट इन, शुरू होना, एब्रप्टली, कि कोई भी चीज की शुरुआत अचानक से हो जाए, विशेषकर कोई भी अप्रिय घटना की। ठीक है, लाइक वॉर, युद्ध, हिंसा, कोई बीमारी, तो ये सब अप्रिय घटना में आती है। तो अगर ये अचानक से शुरू हो जाते हैं तो हमें ब्रेकआउट फ्रेजल वर्ब का यूज करना है। या कोई रायोट यानी कोई दंगा, ठीक है, कोई वायलेंस, हिंसा वगैरह अचानक से भड़क जाए तो फ्लेयर अप, इरप्ट, एक्सप्लोड एब्रप्टली, कोई चीज हिंसा वगैरह का अचानक से विस्फोट हो जाए तब भी हम किसका यूज करते हैं? ब्रेकआउट। कोई चीज प्रकट हो जाए, अपीयर, अकर, अराइज, इमर्ज सडनली, कोई चीज अचानक से इमर्ज हो जाए, उभर के आ जाए, तब भी हम किसका यूज करेंगे? ब्रेकआउट फ्रेजल वर्ब। टू बर्स्ट फॉर्थ, बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब होती है। बर्स्ट फॉर्थ का मतलब एक तरह से विस्फोट होना, इरप्ट होना, ठीक है, एक्सप्लोड हो जाए, कोई डेवलप चीज हो जाए सडनली, तब भी हम ब्रेकआउट फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। अब यहां ध्यान देंगे आप, आए हुए क्वेश्चन से, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हो गया, शुरू हो गया। अब चूंकि वॉर जो होता है उसकी अगर अचानक से शुरुआत होती है, कमेंसमेंट होती है, वॉर हमेशा अप्रिय घटना ही होती है, युद्ध होना अच्छी बात थोड़ी होती है, बिकॉज देयर इज अ ग्रेट लॉस टू बोथ प्रॉपर्टी एंड ह्यूमैनिटीज व्हेन देयर आर फाइटिंग्स और वॉर्स। तो जब कभी युद्ध होते हैं तो इसमें जन धन दोनों की अपार हानि होती है, तो युद्ध कभी प्रोलिफिक नहीं होते हैं, ठीक है, ये कभी फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं लेके आते हैं। तो द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हो गया। तो कौन सी फ्रेजल वर्ब आएगी यहां पर? ब्रेकआउट। नेक्स्ट वन पर देखते हैं हम, फायर, आग। अब देखो हिंदी में तो लिखा आएगा आग लग गई, लेकिन अंग्रेजी में लग गई नहीं लिखा आएगा आपको। इंग्लिश में क्या लिखा आएगा? फायर ब्रोक इन अ 3 स्टोरी बिल्डिंग, एक 3 मंजिला इमारत में,
एक 3 मंजिला इमारत में दिल्ली में क्या लग गई, आग लग गई। तो ब्रोक में ऐसा क्या वर्ड लिखा जाए कि इसका मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग निकल आए? तो ब्रेक आउट। तो मैंने क्या कहा कि फायर ब्रोक आउट, आग लग गई। किस में आग लग गई? एक 3 मंजिला इमारत में। कहां? दिल्ली में। और जो डिपार्टमेंट इज बिजी, जो फायर डिपार्टमेंट है यानी अग्नि जो डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो व्यस्त है इन बिजी इन कंट्रोलिंग द फायर, आग को नियंत्रित करने में व्यस्त है। ठीक है। अब मैसिव, मैसिव का मतलब होता है भीषण, विशाल। अब मैसिव फायर ब्रोक, एक बड़ी पैमाने पर यानी एक भीषण आग लग गई संगम विहार में इन दिल्ली यस्टरडे। कल दिल्ली के संगम विहार में एक भीषण आग लग गई। तो वहां लग गई नहीं लिखा आएगा, फायर ब्रोक आउट, आग लग गई, एक भीषण आग लग गई। ठीक है। नेक्स्ट वन लेते हैं हम, वायलेंस, हिंसा। अब हिंसा भी क्या है? अप्रिय घटना है। और मैंने क्या कहा, किसी भी अप्रिय घटना की अगर शुरुआत होती है कमेंसमेंट, तो हम कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं? ब्रेकआउट। वायलेंस, हिंसा। ब्रोक आउट इन चेन्नई 10 days अगो, 10 दिन पहले चेन्नई में हिंसा क्या है? भड़क गई। तो फ्लेयर्ड अप हो गई। कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट की अगर कमेंसमेंट होगी तो हम ब्रेकआउट फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। अ वायलेंट ब्रॉल, अ वायलेंट, एक हिंसक झड़प। ब्रॉल मीन्स होता है झगड़ा या झड़प, और वायलेंट का मतलब हिंसक, एक हिंसक झड़प हो गई। एट अ बार, एक बार के अंदर। इन नोएडा मॉल, नोएडा मॉल के अंदर एक बार के अंदर क्या हो गई? हिंसक झड़प हो गई। तो वहां झड़प हो गई नहीं आएगी, वहां क्या आएगा? ब्रोक आउट। किसका यूज करेंगे? ब्रोक आउट का। कोरोना वायरस, कोरोना वायरस विच इज अ डेडली डिजीज। कोरोना वायरस जो कि एक जानलेवा बीमारी है। कोरोना वायरस विच इज अ डेडली डिजीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में फैल गई। कब? 2019 में। तो किसी भी बीमारी का फैलना, ब्रेकआउट। तो कोरोना वायरस जो कि एक जानलेवा डेडली डिजीज है, फैटल डिजीज है, विरुलेंट डिजीज है। डेडली का मतलब फैटल, जानलेवा, लेथल। ठीक है। विरुलेंट, ये पूरे संसार में 2019 में फैल गई। और देखते हैं हम, ब्रेक आउट ऑफ। अगर मैं ऑफ लिख दूं तो इसका मतलब हो जाता है, ब्रेकआउट का मतलब तो शुरुआत होना, लेकिन अगर हम ब्रेकआउट के बाद ऑफ लिख देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है एस्केप फ्रॉम अ प्लेस, यानी आप किसी स्थान से बच निकल गए हैं, फरार हो गए हैं, एब्सकॉन्ड हो गए हैं। एब्सकॉन्ड का मतलब भी क्या होता है? फरार होना, रन अवे। तो मैंने कहा 2 इनमेट्स हैव ब्रोकन, यानी 2 कैदी, 2 कैदी, प्रिजनर्स, 2 इनमेट्स हैव ब्रोकन आउट ऑफ प्रिजन, कि यानी कारावास से, जेल से 2 कैदी बच निकल गए हैं, फरार हो गए हैं। एंड आर स्टिल एट लार्ज, और वो अभी भी फरार चल रहे हैं। एट लार्ज एक मुहावरा होता है, मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है। इफ यू आर स्टिल एब्सकॉन्डिंग फ्रॉम द लॉ, यदि तुम अभी भी कानून से फरार चल रहे हो तो आप एट लार्ज है। ठीक है। दे ब्रोक आउट ऑफ प्रिजन, वे जेल से बच निकल गए। एंड फ्लेड द कंट्री, और देश से भाग गए। ठीक है। वहां भी हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास टेक आफ्टर, हम शकल दिखाई देना, के जैसा दिखाई देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। अभी एसएससी सीजीएल 2022 में भी इसको पूछा गया है। टेक आफ्टर, हम शकल दिखाई देना। रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब हम शकल दिखाई देना। टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस, यदि आप अपनी लुक को लेकर के अपीयरेंस में एक जैसे दिखाई देते हो, हम शकल दिखाई देते हो, लुक लाइक दिखाई, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब होती है टेक आफ्टर। एक ध्यान रखना कि जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर यहां टेक आफ्टर आता है उसी फॉर्म में हमें आंसर देना है। अगर टेक आफ्टर आता है तो हम आंसर देंगे रिजेंबल। ठीक है। अगर टेक्स आफ्टर आता है
तो हम आंसर देंगे रिजेम्बल्स। और यदि टुक आफ्टर आएगा, जिस फॉर्म में आएगा उसी फॉर्म में हमें आंसर देना है, तो हम देंगे आंसर रिजेम्बल्ड। और टेकन आफ्टर आएगा, जिस फॉर्म में वर्ब को पूछा गया है, फ्रेजल वर्ब को, उसी फॉर्म में आपको उसका आंसर देना होगा, रिजेम्बल्ड। तो मैंने कहा रमेश टेक्स आफ्टर हिज फादर, रमेश अपने पिता जैसा दिखाई देता है, तो इट मीन्स रमेश अपने फादर से क्या करता है, रिजेम्बल्स। नेक्स्ट वन, टू टेक आफ्टर, एसएससी सीजीएल 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि टू टेक आफ्टर, तो टू बी सिमिलर इन अपीरियंस, यानी आप हम शकल दिखाई दे रहे हो, एक जैसे दिखाई दे रहे हो, सिमिलर का मतलब समान। नेक्स्ट, ही हिज फादर, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है कि वह अपने पिता से के जैसा दिखाई देता है, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर। नेक्स्ट वन, सी हर ग्रैंडफादर, सी हैज ब्लू आईज, उसकी नीली आंखें, इसका मतलब उसके दादा के भी क्या है, हर ग्रैंडफादर हैज आल्सो ब्लू आईज एंड दैट्स व्हाई सी टेक्स आफ्टर हर ग्रैंडफादर, वह अपने पिता के जैसे, सॉरी अपने दादा के जैसी दिखाई देती है, क्योंकि उसके दादाजी के ब्लू आईज है और उसके भी क्या है, ब्लू आईज है। देखिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया है 2012 वाले पेपर में, सी टेक्स आफ्टर हर मदर, तो रिजेम्बल्स हो जाएगा, वह अपनी माँ के जैसी दिखाई देती है। नेक्स्ट वन, प्रतियोगी परीक्षाओं में रिजेम्बल के बाद टू अथवा विद प्रपोजिशन देकर के प्रॉब्लम दी जाती है। ध्यान रखना, रिजेम्बल के बाद हम प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, स्पेशली टू और विद प्रपोजिशन का यूज नहीं करते। डज ही रिजेम्बल, क्या वह दिखाई देता है, न टू आएगा न एज आएगा, बल्कि क्या आएगा, हिज, क्या वह अपने पिता जैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट वन, ये आया हुआ क्वेश्चन है, रामू क्लोजली रिजेम्बल्स टू हिज फादर, रामू घनिष्ठ रूप से अपने पिता जैसा दिखाई देता है, नॉट ओनली इन फिजिकल फीचर्स, न केवल वो शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, बट आल्सो इन हैबिट्स, लेकिन एरर तो ये पार्ट में ही हो गई, क्योंकि रिजेम्बल्स के बाद प्रपोजिशन का यूज नहीं होता है, स्पेशली टू तथा विद प्रपोजिशन का। एक नॉट ए स्पेशल नेम आफ्टर, किसी का किसी के नाम पर अपन नाम रखते हैं, नेम आफ्टर करते हैं, तब भी यदि किसी का नाम किसी के नाम पर पड़ता है, तब भी हम टेक आफ्टर फ्रेजल वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। देखिए मैंने कहा द मंथ ऑफ जनवरी, एसएससी में पूछा गया है 2011 में, द मंथ ऑफ जनवरी यानी जनवरी माह का नाम है, टेक्स इट्स नेम, जनवरी माह का नाम पड़ता है किसके नाम पर, रोमन देवता जेनस के नाम पर जनवरी का नाम पड़ता है। ये एसएससी में 2011 में पूछा गया है, तो एरर कहाँ हो गई, मैंने कहा द मंथ ऑफ जनवरी यानी जनवरी महीने का नाम, टेक्स इट्स नेम, तो यहाँ ऑफ प्रपोजिशन नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, आफ्टर, कि जनवरी का नाम, जनवरी माह का नाम जनवरी रोमन देवता जेनस के नाम पर पड़ता है। मैंने कहा कि दिस हॉस्पिटल, यह अस्पताल, टेक्स इट्स नेम, इस अस्पताल का नाम पड़ता है, किसके नाम पर पड़ता है, महात्मा गांधी के नाम पर, तो कौन सा प्रपोजिशन आएगा, आफ्टर। दे पुल्ड डाउन, पुल डाउन का मतलब होता है ढहाना, गिराना, डिमोलिश करना, कोलैप्स, बुलडोज, रेज टू द ग्राउंड यानी जमीन पर आपने नष्ट कर दिया, जमीन पर गिरा दिया कोई चीज को। नॉक डाउन, नॉक डाउन वैसे टक्कर मार के गिराना उस सेंस में यूज होता है, ये भी एक फ्रेजल वर्ब होती है, पढ़ेंगे हम आगे चल के। तो दे पुल्ड डाउन द वेयर हाउस, उन्होंने गोदाम को क्या कर दिया, गिरा दिया। टू बिल्ड अ न्यू सुपर मार्केट, एक नया सुपर मार्केट बनाने के लिए उन्होंने किसको जमींदोज कर दिया, पुल डाउन कर दिया, गोदाम को, वेयर हाउस को। तो हमको पता है पुल डाउन का मतलब क्या होता है, ढहाना, गिराना, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिमोलिश्ड। मैंने कहा एन 8th सेंचुरी ओल्ड बिल्डिंग, एक 8वीं शताब्दी पुरानी बिल्डिंग को कल क्या कर दिया गया, ढहा दिया गया, गिरा दिया गया, तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे, पुल डाउन। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब्स का। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ यू थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माय
YouTube channel. And this session will be quite prolific to you in many ways, especially those who are preparing for various competitive exams like RPSC first grade, second grade, REIT, and so on.